हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को जय सिया राम, जय श्री राधे। इस चैनल का उद्देश्य ये है कि जो 2019 में मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुए थे, जो कि 2018 के नाम से हुए थे, उन पेपरों में साइकोलॉजी के किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिससे कि हमको आगे जो परीक्षा होने वाली है शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के नाम से, उसमें हम अंदाज़ा लगा सकें कि साइकोलॉजी के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य एक ही है, आपको आगे साइकोलॉजी के प्रश्नों का पता चल सके कि किस तरह के प्रश्न साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आइए, पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। यानी जो बाल केंद्रित शिक्षा है, मूल्यांकन का, उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण कारण पूछा है। देखो, होने को तो ये चारों सही हो सकते हैं, लेकिन वे पूछना चाह रहे हैं कि इन चारों में से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। इस पर विशेष रूप से साइकोलॉजी के प्रश्न पर जोर दिया जाता है। एक सही है, नहीं है, इस पर भी विशेष रूप से हमको फोकस करना चाहिए तथा ये भी देखना चाहिए कम या अधिक। तो हो सकता है कि चारों ही विकल्प पूर्ण रूप से सत्य हों, लेकिन हमको सबसे कम महत्वपूर्ण देखना है। तो आइए, पहला, उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है कि हमको बच्चों की लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी निरंतर करते रहना चाहिए। ये तो मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पहली वीडियो है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कर सकते हैं अपना मित्र समझकर। तो उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो ये तो बिल्कुल रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जॉन डीवी ने और हमारे बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि छात्रों को अधिक से अधिक कर सिखाना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, और कम से कम बताना चाहिए। तो ऐसे इस पर आधारित बहुत सी विधियाँ भी हैं, जैसे कि आर्मस्ट्रांग विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं, और प्रयोगशाला विधि, है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सी मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी बहुत सी विधियाँ दी हैं जिन पर कि छात्रों को अधिक से अधिक गतिशील रखने की बात कही गई है। अभी जो 2020 जो न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आई है अपनी, उसमें भी इस पर भाग दिया गया है, मतलब कि इस पर बल दिया गया है कि बच्चों को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए। इस कारण से ये आप देख रहे होंगे बच्चों की आजकल जो FLN वगैरह कार्यक्रम चल रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, EBL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। कहीं ना कहीं आपने देखा हुआ स्कूल में जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रूम अलग होता है, उसमें तरह तरह के चित्रात्मक दीवारों पर कुछ मैथ के फॉर्मूले वगैरह या अपनी हिंदी के वर्णमाला से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित विभिन्न प्रकार की मीनिंग, अल्फ़ाबेट वगैरह लिखे रहते हैं, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक उसको देखकर खुद सीख सकें। तो ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। आप साइकोलॉजी की एक विशेष रूप से ये खासियत है कि आप मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के टर्मों पर फोकस करें। इससे बहुत ही आसानी से हम उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हिंदी में तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। इससे आपसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश के टर्म को पकड़ें। वो एक शब्द ऐसा होता है जो आपके मस्तिष्क में बिल्कुल छपसा जाता है। तो डिटर्मिनेशन, हाउ टू एड्रेस एनी गैप्स, यानी जो गैप्स हैं क्या उनको संधारित करना चाहिए। तो गैप्स के माध्यम से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बच्चों के जो लर्निंग गैप्स हैं उनको भराने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल एक महत्वपूर्ण कारण है। चौथा, मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। वैसे तो ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है, इसके अकॉर्डिंग हम इस पर बिल्कुल जा सकते हैं कि मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल इन सब की अपेक्षा थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। दूसरा, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। हम जानते हैं कि एक होता है एप्टीट्यूड और एक होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी जिसे हम कहते हैं दृष्टिकोण, इसको हम अर्जित करते हैं। दृष्टिकोण, किसी का सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, यानी आपको किसी चीज़ के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण है, जो होता है एटीट्यूड। तो इसको हम अर्जित करते हैं। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है वो अर्जित और स्थायी दोनों होता है।
तो इसमें यही पूछना चाहता है कि मानव जाति में अभिवृद्धि किस प्रकार से वितरित है, यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्कैटर्ड, या वितरण विषम है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्किप्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन इज मल्टीफेरिशियल। तो हम उसका वितरण सामान्य है, हम सभी में नॉर्मल रूप से अभिवृद्धि वितरित है। अब हम उसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसको कौन से अभ्यास से बढ़ाते हैं, वो अपन पर डिपेंड करता है। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। यानी कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है निर्माण, नेटवर्क, स्कीमा या संरचना। तो मस्तिष्क की समग्र मानसिक शक्तियों का संगठन, जैसा जॉन डीवी ने कहा है, उसको क्या नाम दिया है, स्कीमा कहा था। जॉन डीवी ने अपनी सिद्धांत में 4 प्रकार की अवस्थाएं भी बताई हैं। बालक की किस प्रकार से किस अवस्था में कितनी ग्रोथ और क्या क्या ग्रोथ कर। तो प्रश्न था हमारा तीसरे नंबर का कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप विचार को कहा जाता है। तो मैं कह रहा था कि मानसिक शक्तियों का समग्र संगठन, जो शक्तियाँ होती हैं हमारी मानसिक शक्तियाँ, उनको जॉन डीवी ने स्कीमा नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाए स्कीम। जॉन डीवी ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि बहुत ही मोस्ट है। आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सभी में उस थ्योरी से प्रश्न पूछे गए। उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं बालक की। एक इंद्रिय जनित अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक रहती है, इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधि करती हैं, जैसे कि वस्तु स्थायित्व का गुण अर्जित करता है बालक। ऐसी कई प्रकार की गतिविधि होती है, आप इसको जरूर रीड करिएगा प्यारे साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11, और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से प्लस, यानी कि 11 से 14 या 15 वर्ष तक चलती है। तो आप इसको ज़रूर रीड करिएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा स्कीमा, चौथा नंबर। देखिएगा कि 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। बाल केंद्रित शिक्षण मतलब कि जहां पर एक कक्षा है उसमें 15 बच्चे हैं और आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली हैं, तो 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं और सभी अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। तो आप उनको किस प्रकार से शिक्षण कराएंगे। पहला ऑप्शन है एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ इन्हें विकसित करना। क्या एक ही शिक्षक प्रणाली के साथ आप उनको बिल्कुल एक ही शिक्षण पद्धति से पढ़ाओगे? बिल्कुल नहीं है। दूसरा, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। जी बिल्कुल सही आंसर है, इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आइए 5वें नंबर के क्वेश्चन चलें। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो इन्होंने जॉन डीवी को माना जाता है। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया। देखो फिर से आ गया, क्या नाम दिया है, यानी पियाजे नेम्ड इनेबिलिटी, यानी पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं क्या नाम दिया, स्कीमा ही नाम दिया है। तो आप पढ़ते होंगे क्षमताओं यानी जो मानसिक क्षमताएं हैं तथा जो योग्यताएं हैं उनको क्या नाम दिया है, स्कीमा नाम दिया है। अन्वेषण यानी डिस्कवरी अधिगम, शिक्षक अधिगम के एक फैसिलिटेटर यानी काउंसलर, फैसिलिटेटर या मैनेजर या इंस्पायर। तो आप एक शब्द पकड़ लीजिए कि शिक्षक जो होते हैं अधिगम के एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं। जो जॉन डीवी और जेरोम बेनूर की ही अवधारणा है कि शिक्षक को एक फैसिलिटेटर की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फैसिलिटेटर। विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। प्रगतिशील बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, दूसरा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, तीसरा है प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, चौथा विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो विशेष शिक्षा विकलांगों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान है। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। ऑप्शन है कोई बुद्धि नहीं, मध्यम बुद्धि या उच्च या मंद। बुद्धिमत्ता तीव्रतर यानी इसका तीव्रतम विकास होता है बुद्धिमत्ता का, तीव्रतम उपयोग करता है बुद्धि का। तो ये किससे जुड़ा है, उच्च यानी हायर, उच्च तीव्रता विकास से जुड़ी हुई है। आइए 10वां क्वेश्चन देखिए। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के, समर्थकों के रूप में। सपोर्ट्स
अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिह्नित करते हैं प्रशिक्षकों के रूप में। तो हेलो साथियों, आज मैं मेरी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन कल से हम रेगुलरिटी 30 प्रश्न पर डे और जो कि पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं प्रत्येक दिन सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे। आज थोड़ा सा काम है और मेरी पहली वीडियो है साथियों, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट और पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आई है, तो आप इसके लिए मुझे अपना मित्र समझकर क्षमा करें। पहला एक्सपीरियंस कुछ और होता है और धीरे धीरे जो अभ्यास करते हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है। हो सके तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आपको इसको कुछ बेनिफिट हो तो। मैं जी नहीं कहता कि आपको मन से शेयर करना, यदि आपको अच्छा लगे तो। मैं आप पर बिल्कुल दबाव वो नहीं डाल रहा कि आप इसको शेयर करिए। तो धन्यवाद। तो साथियों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।